तो नमस्कार कैंडिडेट्स, आप स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर आ चुके हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और अभी मैं कुछ ही मिनट्स पहले एक लेक्चर ले रहा था और वो लेक्चर यूके के एक बच्चे का था। हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में आउट स्टेशन कैंडिडेट्स या हम कह सकते हैं कि अदर कंट्रीज़ के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से वो बच्चा एक्चुअल में एमएस कर रहा था, मास्टर इन साइंस, और वहाँ की ये जो शिक्षा पद्धति है वो इतनी इम्प्रेसिव है कि वहाँ पर जो कोर्सेज में जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को इनके बिगनिंग या हम कह सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है किसी भी साइंस के सब्जेक्ट्स का, उसमें एक सब्जेक्ट होता है दैट इज सिमुलेशन एंड मॉडलिंग नाम से। ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ भी होता है, हमारे करिकुलम में भी है, लेकिन एमटेक के करिकुलम में मैंने इस चीज़ को पढ़ा है अपने एमटेक के करिकुलम में। लेकिन वहाँ के सिमुलेशन मॉडलिंग के सब्जेक्ट और यहाँ के सिमुलेशन मॉडलिंग सब्जेक्ट में काफ़ी अंतर है। जो मैंने सिमुलेशन मॉडलिंग पढ़ी है उसमें काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट था और एक सिस्टम बाउंड्री इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डिंग दी गई थी। उसमें एक सिस्टम को कैसे मैप किया जाता है एनवायरमेंट वेरिएबल से, अपने आप आपको फंक्शंस बनाने हैं, अपने आप उन फंक्शंस की मॉडलिंग करनी है और उन फंक्शंस की ट्रैजेक्टरी को मॉनिटर भी करना है कि वो फंक्शन जो है वो जो ट्रैजेक्टरी बना रहा है, जैसे y इक्वल्स टू fx के एक फंक्शन है और वो फंक्शन x की डेफिनेट कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए y की कुछ वैल्यूज को आउटपुट देगा और वो वैल्यूज जो आपकी रहेंगी y की, वो ऑटोमेटिकली क्या बनाएंगी, एक ट्रैजेक्टरी बनाएंगी और वो ट्रैजेक्टरी किसी ना किसी यूजर डिफाइंड या किसी यूजर के द्वारा बना अपेक्षित या यूजर जो अपेक्षा करता है कि ये सिस्टम ऐसा काम करे, वो ऑब्वियस ही बात है उसको फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोरिलेशन फैक्टर्स निकालते हैं कि भाई कितना डेविएट किया और वही डेविएशन एरर होता है जिसको हम अक्सर कहते हैं कि डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, और उसके हिसाब से हम अपने फिर करेक्शन फैक्टर के हिसाब से दोबारा रेफरेंस इनपुट को करेक्ट करते हैं जिससे कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, डिजायर्ड आउटपुट आ सके। तो ये हम लोग क्या है, जो हम लोग की शिक्षा पद्धति है उसमें हम लोग का ये सिमुलेशन मॉडलिंग है। लेकिन जो फॉरेन या फॉरेन नेशंस की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मैंने एक चीज देखी है। इस तरह से यूके के बच्चे मेरे पास आते हैं, यूएन के बच्चे भी आते हैं, यूएन के बच्चे भी हमसे एसोसिएटेड हैं क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू, और वो भी क्वेश्चंस डाला करते हैं, हम लोग उनके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो एमएस का बच्चा था उसने मुझसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा। अब ये क्वेश्चन जो है बेसिकली हमारे यहाँ ज्योमेट्री के टर्म्स में देखा जाता है या ज्योमेट्री की नॉलेज में कहा जाता है, उसके अंतर्गत आता है, और ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे यहाँ किसी रिसर्च डोमेन में नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे यहाँ बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल पर, ठीक है, या ओलंपियाड हो सकता है या आईटी जेई, अगर मैथमेटिक्स साइड है तो आईटी जेई मेंस में एडवांस में पूछा जाएगा। वहां पर जो उनका सिलेबस है, उनके सिलेबस में ये कोई भी कैंडिडेट जो अपना बैचलर्स करके आया है और किसी साइंस स्ट्रीम में अप्लाई करता है या साइंस स्ट्रीम में पढ़ता है, तो साइंस स्ट्रीम में उसको फर्स्ट सेमेस्टर में सिमुलेशन और मॉडलिंग के हर एस्पेक्ट को बताया जाता है, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे वो फिजिकल साइंसेज हो, ठीक है, या एनवायरमेंटल साइंसेज हो। तो बहुत अच्छा मतलब एक पर्सपेक्ट है, मुझे एक नया चीज लगी। तो अभी कुछ देर पहले ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था कई क्वेश्चंस के साथ, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना भी अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन एक पर्चे पे लिख के एक मतलब पर्चे कह सकते हैं कि है, सॉरी नॉट इन फॉर्म ऑफ A4 शीट, बच्चे ने मेल पे दिया था और उस मेल का सॉल्यूशन मैं उसको ऑनलाइन बता रहा था। तो मुझे लगा कि चूंकि बोर्ड पे लिखा भी हुआ है तो एक बार आपके सामने भी डिस्कस कर लूं, हो सकता है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हूं और उसको भी डिस्कस करना बनता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सॉल्व कराता हूं। तो बेसिकली अगर हम इसकी लेमैन की बात करें तो दो सर्किल्स आपको मिलेंगे, अभी आगे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को अपर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक क्वार्टर सर्किल है, उस क्वार्टर सर्किल के अंदर दो सेमी सर्किल्स बने हुए हैं। बड़े वाले सर्किल का रेडियस कैप्सलॉक आर है, छोटे वाले का स्मॉल आर है। तो आगे डिस्कस करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बेसिकली इसको बताने का मेरा पर्पस आप लोगों को यही है
कि मैं ये यहाँ पर चूंकि मुझे भी इस चीज के बारे में आइडिया अभी एहसास कुछ 10-15 दिनों से हो रहा है कि वहाँ के जो मास्टर इन साइंस या मास्टर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी इस तरह के कोर्सेज जो होते हैं, उनमें बहुत जो बच्चा उसमें ऐसे बच्चे जो इच्छुक हैं किसी भी साइंस को लेने के लिए, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। उनका कोई ऐसे एक निर्धारण नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि एक बच्चा बीएससी जो कर लिया है वो उसको एमए, या जो बच्चा बीए कर लिया है उसको एमएससी नहीं कर सकता। जो बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, आर्ट साइड बीए किया है वो एमएससी के लिए एलिजिबल, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज रोक देती हैं कि आप साइंस साइड में, आप ग्रेजुएशन नहीं है इसलिए आप मास्टर्स आप साइंस साइड से नहीं कर सकते। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, अगर आपको मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट में करना है, आपका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्विच कर देते हैं, बशर्ते फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में उनके सब्जेक्ट्स की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं या सब्जेक्ट्स उनको लेने होते हैं, उनका रेंज अलग कर दी जाती है, रादर देन जो बीएससी करके आया हो। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बीएससी करके आए हो और वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमएससी करता है तो उसका सिलेबस साइंस साइड का ही रहेगा, लेकिन जो बीए करके आया है वो भी एमएससी कर सकता है, बशर्ते उसके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स इस तरह से होंगे कि वो जो है वो साइंस साइड से उसका बैकग्राउंड साइंस साइड का बनाएंगे। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है कि इंटरेस्ट को बढ़ावा देना हो सकता है। मल्टीपल डोमेन्स में जब आदमी वर्क करता है तो इंटर रिलेशन सीख जाता है कि इंटर रिलेशन कैसे है, और मल्टीपल साइंस को कोलैबोरेट करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा इफेक्टिव अग्रसर हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके सामने, और प्लीज इसको आपको देखना है। ओके, तो अभी मैं ये बता रहा था कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या कह रही है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बड़ा सर्किल है, उस बड़े सर्किल को वो डबल डैश से सिग्निफाई किया गया है। ठीक है, दैट इज अ क्वार्टर सर्किल, ये दिया हुआ है कि ओ डबल डैश एक क्वार्टर सर्किल है, और उस क्वार्टर सर्किल के अंदर दो सब सर्किल्स हैं या सेमी सर्किल्स हैं। फर्स्ट इज O1, सेकंड इज O2। ठीक है, इनकी अपनी रेडियस दी हुई है। पहले की रेडियस आप देखेंगे यहाँ पर कि फर्स्ट की रेडियस जो है वो कैप्सलॉक आर या कैपिटल आर दी हुई है, दूसरे की स्मॉल आर दी हुई है। हमने कन्वेंशंस या जो है उसके नॉमेनक्लेचर पॉइंट्स का कर दिया है। इसके O दे दिया है, F दे दिया है, G, H, इसका सेंटर A है, इसका सेंटर सपोज मान के चलिए हमने यहाँ दिया है ये B दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये चीज। ठीक है, इसका सेंटर A है। तो इस फिगर में आपको करना क्या है, बेसिकली योर वर्क इज टू फाइंड R by R। R ऑब्लिक R मतलब R अपॉन R मतलब बड़े वाले सर्किल की रेडियस अपॉन छोटे वाले सर्किल की रेडियस का रेशियो निकालना है। उसको उन्होंने गोल्डन रेशियो के नाम से सिग्निफाई किया है। ठीक है, तो बहुत सारे नॉमेनक्लेचर जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज में दे दिए जाते हैं। ऐसे इसको जो मैंने क्वेश्चन ये पढ़ा तो क्वेश्चन जो स्टेट था उस बच्चे का, उसमें इस चीज को 5 सिग्निफाई किया था, उसको गोल्डन रेशियो लिखा हुआ था उसका नाम। ठीक है, दैट्स नन ऑफ आवर मच कंसर्न। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसमें बहुत ज्यादा कंसर्न है। हमें बेसिकली निकालना क्या है, R अपॉन R मतलब बड़े वाले रेडियस की वैल्यू अपॉन छोटे वाले रेडियस R by R की वैल्यू क्या होगी, कैप्सलॉक R अपॉन स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ बिग सेमी सर्किल अपॉन रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्किल, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो पहले तो नहीं लग रहा कि एक बार में कुछ चीज जो है एकदम से हम कोई चीज ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पार्ट है, दिस इज आवर क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये चीज गिवन है। ठीक है, O1 O2 दो सर्किल के नाम दिए हैं। अब इसको अगर आप ऐसे ही देखें, फर्स्ट लुक में देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि एकदम से कैसे R ऑब्लिक R की वैल्यू R अपॉन R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि और कुछ तो दिया ही नहीं है हमारे पास। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इसको रीड्रॉ करते हैं और कुछ अपने पैरामीटर्स के साथ। तो हमने इसी जो आपका फिगर है उसको रीड्रॉ किया है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में तो हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर गिरा दिया है इस आपके छोटे सर्किल के सेंटर से, सेमी सर्किल के सेंटर से बड़े सेमी सर्किल के एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, तो वो जाके एन पे जाके मिला। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, हमने कोई चीज अल्टर नहीं की, कोई चीज चेंज नहीं की। बस जो आपका वो था आपका स्मॉल सेमी सर्किल जिसका रेडियस स्मॉल r था, उसके सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया
बेस पर। और एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज गिवन हुई है, OF इज पैरेलल टू GH, ये दिया हुआ है। ये दोनों सर्किल इस तरह से ड्रॉ है कि ये चीज और ये चीज पैरेलल है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि इनको पैरेलल बनाने की, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई हो तो उसको देख लीजिएगा, थोड़ा फॉरगिव करिएगा, थोड़ा माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है कि मैंने बहुत क्लियरली ड्रॉ करने की काफी कोशिश की है। तो बेसिकली क्या है, GH हमारा पैरेलल है OF के, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया। देन क्या किया हमने, इस सेंटर को इसके सेंटर से, मतलब स्मॉल सर्किल के सेंटर को बिग सर्किल सेमी सर्किल के सेंटर से जोड़ दिया। वो लाइन क्या कहलाई, AB लाइन कहलाई, ठीक है। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट थिंग, जो आपका क्वार्टर सर्किल का जो सेंटर पॉइंट था, दैट इज O, उसको हमने G से, जो आपका ये पॉइंट है, उससे मैंने जोड़ दिया इसको। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने जो है बीच वाला इसके सेंटर से जा रहा है कि नहीं जा रहा, दैट्स नन ऑफ द मैटर, ठीक है। सिंपल इसको इससे जोड़ लिया। 3 चीजें मैंने की हैं इसमें। पहला, मैंने दोनों सर्किल्स को सेंटर को ज्वाइन कर लिया। ऊपर जो स्मॉल रेडियस का सर्किल था उससे बिग रेडियस के सर्किल पर सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, उसको AN नाम दे दिया, ठीक है इसको। और OG एक लाइन ड्रॉ कर दी जो आपके क्वार्टर सर्किल से एंड पॉइंट ऑफ द सर्किल, एंड पॉइंट ऑफ द क्वार्टर सर्किल जाती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैंने की हैं। इन चीजों से हमारा सारा काम हो जाएगा। अब थोड़ा इसको इलेबोरेट करते हैं कि हमने किया क्या है, ठीक है। तो केवल 2 ट्राइंगल्स हम कंसीडर करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने लिखा है वी कंसीडर ओनली 2 ट्राइंगल्स फॉर अवर इवेल्युएशन ऑफ R ऑब्लिक R अपॉन R। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABN, दैट इज ट्राइंगल ABN, ये वाला ट्राइंगल ABN, दिस ट्राइंगल, ठीक है। पहला ट्राइंगल मैंने ये कंसीडर किया, दूसरा ट्राइंगल मैंने ये कंसीडर किया, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल फिर से देख लीजिए, ABN, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था A पॉइंट से नीचे, तो ABN एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल मैंने ये कंसीडर किया OGH। इन 2 ट्राइंगल्स को हम लेंगे तो हमें जो है स्थिति हमारी क्लियर हो जाएगी। तो अगर पहले ट्राइंगल से देखें तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, वही मैंने लिखा है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल लगा दी है मैंने, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो AN की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि यही AN की वैल्यू, ये जो AN की वैल्यू यहाँ निकालेंगे वो इस ट्राइंगल में OH की वैल्यू बन जाएगी। देखिए यहाँ पे 2 चीज लिखी भी है, OH इज इक्वल टू AN एंड ON इज इक्वल टू AH, ठीक है। तो ये जो AN की वैल्यू निकालेंगे वही जाके OH की वैल्यू हमारी सेकेंड ट्राइंगल के लिए बन जाएगी, तो हमारी वैल्यू निकल आएगी R ऑब्लिक R अपॉन R की, ठीक है। तो AB स्क्वायर, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, आप भी देख सकते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। AN को हमने रोक रखा है, बाकी चीज को इधर ले आए तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैल्यूज क्या होंगी। देखिए AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू क्या होगी, R यहां तक आई, और B ये वैल्यू क्या होगी, कैप्स लॉक R, क्योंकि दोनों ही रेडियस बना रही हैं। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, R प्लस R। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पता हो जाएंगी। इसी तरह BN की वैल्यू, अब BN को निकालने के लिए 2 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप BN की वैल्यू निकालें NF माइनस BF करके, उससे हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। अगर उसके इधर देखते हैं कि अगर BN निकालने के लिए हम BO या OB माइनस ON कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा। देखिए यहाँ BN को हमने OB माइनस ON कर दिया है, फिर से देख लीजिएगा, OB माइनस ON की BN वैल्यू निकल आएगी। तो चूंकि इससे हमारा क्या हो, OB जो हमारा क्या है, बेसिकली क्या है, दैट विल बी R, ये हमारा R है। और ON क्या हो जाएगा, व्हाट इज ON, ON बराबर हो जाएगा AH, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है तो ये और ये लाइन दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, AN जो हो जाएगा वो OH के बराबर हो जाएगा, दैट इज वैल्यू, सॉरी AH बराबर हो जाएगा ON के। तो क्या हो जाएगा, हमारी ये वैल्यू कितनी है, दैट इज R, ये हमारी R वैल्यू है, तो ये भी R हो जाएगी। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों वैल्यूज पता हो जाएंगी। और अगर आप इसको AN की वैल्यू में रखेंगे तो AN क्या निकल आएगा, R प्लस R का होल स्क्वायर माइनस R का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये क्या बन जाएगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाएगा, जो कि A प्लस B। अगर आप ध्यान से देखें कि जो ये इक्वेशन बन जाएगी वो क्या होगी, A प्लस B, सॉरी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की तरह, जिसमें A होगा R प्लस R और B होगा R माइनस R। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं A प्लस B
इंटू ए माइनस बी। तो यही आप कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये वैल्यू ए एन की आ जाएगी। इसको समझने में कोई खास कठिनाई नहीं होगी, बेसिक मैथमेटिकल लेमा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो सिंपल ए एन स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 4RR, 4 कैप्स लॉक R इंटू स्मॉल r। ठीक है, करके आप खुद भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ पाथ बता रहा हूँ किस तरह से एक ऐसे सवाल को जो बीच में कुछ भी नहीं पता चल रहा है कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम अपनी सिमेट्री बना के किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे ए एन स्क्वायर 4RR हमने रख दिया, अपने पास प्रिजर्व रख लिया। अब दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल हमने सेकंड ट्राइंगल क्या कंसीडर किया है, OGH ट्राइंगल कंसीडर किया। कौन सा, OGH। ठीक है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, मैंने लगाया, क्या लगाया, OG स्क्वायर दैट इज OG स्क्वायर इज द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू OH स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर। ठीक है, तो GH स्क्वायर प्लस OH स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो OH जो है वो AN के बराबर है। ठीक है, OH जो है वो AN के बराबर है, जो AN हमने निकाला है। और साथ साथ में OG क्या निकल के आ रहा है, OG क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OG। तो OG की वैल्यू जो होगी वो अगर ध्यान से देखें तो OG की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इस क्वार्टर सर्किल है और क्वार्टर सर्किल का हाफ आर दिया है, तो OG की वैल्यू वही होगी, OG की वैल्यू वही होगी जो वैल्यू OF की होगी। ठीक है, और OG की वैल्यू वही होगी जो वैल्यू OF की होगी, और OF की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2R। तो क्वार्टर सर्किल है और उसकी आधे की वैल्यू R दी है, तो OF की वैल्यू पूरी कितनी है, 2R हो जाएगी। और चूंकि OF और OG चूंकि दोनों ही रेडियस क्वार्टर सर्किल के होंगे, इसलिए वैल्यू 2R हो जाएगी। ठीक है, रख देंगे। इसी के साथ GH, एक वैल्यू GH भी आ रही है। GH क्या, व्हाट इज GH, GH क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर GH जो है वो रेडियस है इस स्मॉल सर्किल की, स्मॉल सेमी सर्किल की, जो कि R है, R प्लस I डायमीटर है। तो GH क्या है, डायमीटर ऑफ द स्मॉल सेमी सर्किल, तो 2R हो जाएगा। तो यहाँ GH को मैंने 2R रख दिया है। AN की वैल्यू रख दी है। एक इक्वेशन, गोल्डन इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज दिस इक्वेशन। अगर आप इस इक्वेशन तक अराइव कर चुके हैं, इसका मतलब आधा काम आपने कर लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट अभी बहुत एक अच्छी बात, एक इंपॉर्टेंट बात बची है अभी, कि अभी हमारा आधा काम हुआ है, क्योंकि इस इक्वेशन को प्राप्त करने के बाद भी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। रीजन क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, क्योंकि इसके बाद आप क्या करोगे ये आप समझ में आपको नहीं आएगा। करना क्या है इसके बाद, कैसे हमें वैल्यू निकालनी है, R ऑब्लिक R की, R अपॉन R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R अपॉन R। तो उसको डिवाइड किससे करना है, ध्यान रखिएगा, 4R स्क्वायर से डिवाइड करना है, 4 स्मॉल r स्क्वायर से। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप यहां तक अराइव कर चुके हैं, इसका मतलब अब आपने लगभग पूरी जंग जीत ली है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी जिसमें अगर हम R बाई R को x मान के चलते हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगभग ये आ जाएगी। और इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो x स्क्वायर टू क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला कई बार आप भास्कराचार्य फॉर्मूले के नाम से पढ़ चुके हो और वेरियस अदर फॉर्मूलेस के नाम पे पढ़ चुके हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो s की वैल्यू निकल जाएगी माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे ये क्या होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसको क्या कहते हैं हम, डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपने हाई स्कूल में इंटर में पढ़ा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक बार आपको इस फॉर्म में ये इक्वेशन मिल गई है। R बाई R को अगर हम x रख देंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 नाम की इक्वेशन मिल गई है। s की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा, दो रूट्स निकलते हैं, एक प्लस में निकलेगा, एक माइनस में निकलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर हम x को अगर माइनस वाली वैल्यू कंसीडर कर लेंगे तो वो लेस देन 0 रूट देगी, इसीलिए हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं R बाई R के लिए। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव वैल्यू ये निकल के आएगी। ठीक है, जब b स्क्वायर 4ac बाई 2a लगाएंगे तो आपको आसानी से ये वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ है, फॉर रियल रूट R बाई R 1 प्लस रूट 5 बाई 2। तो ये आपकी R बाई R, ये गोल्डन वैल्यू हम कह सकते हैं कि गोल्डन वैल्यू इसकी आपको मिल जाएगी। तो दिस इज द थिंग। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देखा जाए तो आप कह सकते हो कि सर ये इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कि हम भास्कराचार्य मेथड या हम रियल रूट फाइंडिंग की मेथड्स को हम नहीं लगा सकते हैं। बस समस्या एक ही चीज है कि यहाँ पर आप जो है वो इस जो आपके
क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की जो आपकी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप अगर आप इस फिगर को फॉर्मुलेट कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पर यह है कि ये चीज फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एक एमएस के बच्चे को पढ़ाई जा रही, क्यों पढ़ाई जा रही, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। समझना ये जरूरी है कि आखिर एक साइंस के बच्चे को जो मास्टर इन साइंस कर रहा है उसको इसकी क्या जरूरत पड़ेगी जो हमारे यहाँ इंटरमीडिएट में पढ़ाया जा रहा है। उससे ये चीज भी क्लियर होगी कि हमारे यहाँ इंटरमीडिएट का कोर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट एक्चुअल में होता है, लेकिन लोग उसको या हमारे यहाँ उस चीज की यूटिलिटी लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, और शायद इस वीडियो को जब मैं डालूंगा तो बहुत से लोग ये कहते हैं, आपको अक्सर मिल जाएंगे कि पूरी लाइफ पार हो गई, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू की यूज नहीं आया, इसके रूट्स की वैल्यू का जो हम गणना करते थे उसका हमें आज तक अपनी लाइफ में यूज नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं है। देखिए ये फिजिकल डोमेन की प्रॉब्लम्स क्यों बनाई गई हैं कि कभी फिजिकल सिचुएशंस में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम डायरेक्टली जो हमारा कंप्यूटेड सॉल्यूशन है उस पर हम रख के उसकी वैल्यू को हम निकाल सकें। ठीक है, तो इंडिया में मैं थोड़ा सा इस चीज को कहना चाहूंगा कि इंडिया में चूंकि लाल फीताशाही थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए टेक्निकल पर्सपेक्ट में हम लोग अभी काफी हद तक पिछड़े हैं। हम अपने कोर्सेज को पढ़ते तो हैं, अगर आप अपने कोर्सेज को देख लीजिए कि हमारे कोर्सेज फॉरेन नेशंस के बिगिनरिंग कोर्सेज से काफी ज्यादा अच्छे हैं। हमारे इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स बहुत अच्छा है, बस हम कवरिंग प्रॉब्लम है कि उसकी एप्लीकेशन को हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये चूंकि मैं उस प्रॉब्लम को अब उसको डिटेल में बहुत नहीं जाऊंगा, तो ये प्रॉब्लम चूंकि एमएस के बंदे को जो कि किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से इनरोल्ड है उसके एमएस में ही प्रॉब्लम आई थी, तो मैं थोड़ा सा चौंका भी और मुझे एक अच्छी चीज भी लगी कि बच्चे को कि किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी एस्पायरेंट का बेस काफी वो बिगिनिंग से लेके चलते हैं बेस को साउंड करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल सिचुएशंस की कंडीशंस हैं जिनको मैथ्स मॉडल करती है अपने तरीके से। तो देखिए एक ऐसे सिस्टम का जिस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल चीज नहीं दी हुई है, या इसके सिर्फ फॉर्मुलेशन से इसके बारे में नहीं जान सकते हो, उसको हमने ज्योमेट्री से अपने मैथमेटिकल थ्योरम से उसको मॉडल करके किस तरह से उसकी वैल्यू को प्रेडिक्ट किया। वो भी जितनी वैल्यूज आ रही वो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जबकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये आर और आर की वैल्यू कोई मैथमेटिकल आर और आर की वैल्यू नहीं दी गई है, उसके बावजूद भी जो आर ऑब्लिक आर या आर अपॉन आर की वैल्यू प्योर अर्थमेटिक वैल्यू निकल रही है। इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये है। ठीक है, तो चीज को मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि चीजों को फिजिकल एस्पेक्ट से पढ़िए। कोई डेफिनेशन आपको कोई कहता है कि इसकी डेफिनेशन ये है, तो उसकी डेफिनेशन पे जाने से अच्छा है कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जानिए, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस क्वेश्चन का फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक नेचर में ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें कि इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है, तो सेमी सर्किल के फॉर्मेट में कोई नेचर ने कोई चीज बनाई है या कंप्यूट की है, उसमें अगर हमें रेडियस के डिफरेंसेस को या रेडियस का रेशियो से कैलकुलेट करना पड़े तो रेडियस का कैलकुलेशन हम इस तरह से अपने मेथड इस जनरल क्वेश्चन को मैथमेटिकल मॉडल से मॉडल करके उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, जबकि हमें आर और मतलब दोनों ही सेमी सर्कल्स की रेडियस की कोई एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं भी पता हो तो। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन भेजते रहेंगे और हम आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे मैं फिर करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, जिससे कि हम जो है नीडी बच्चों तक कंटेंट पहुंच पाए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पहुंच पाए और हम उनको अपनी सेवाएं, ये कह सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की काफी कमी है इंडिया में, तो हम लोग इस चीज को इसलिए लोकल भाषा जो हमारी हिंदी भाषा उसी में प्रमोट करता हूँ। कई बार मेरे पास ऐसे आए थे कई कमेंट्स कि आप इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज में करिए। मैंने एक आध IIT JEE के एडवांस के क्वेश्चंस को इंग्लिश में कम्युनिकेट करके डिलीवर किया भी है, लेकिन फिर बच्चों के कमेंट्स आए कि सर अंडरस्टैंडिंग में दिक्कतें आ रही हैं, आप अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज में ही करिए, वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है हमारे लिए। मैंने कहा ओके इट्स फाइन, तो मुझे तो उसी हिसाब से चलना है, हिसाब से अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़े आप लोगों की। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव आप लोग से विदा लेता हूँ और इस लेक्चर के लिए इतना ही, और थैंक यू।